सियासत में इंटरेस्ट कैसे, राजनीति में कैसे इंटरेस्ट जागा मन में आपके? राजनीति तो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देखकर ही 2012 में, यानी आपकी पहली पसंद समाजवादी पार्टी रही? पहली पसंद समाजवादी पार्टी रही और आखिरी पसंद भी यही ही रहेगी, क्योंकि यानी गौतम रावत उन लोगों में से नहीं है जिनकी निष्ठाएं बदलती रहती हैं, जिनकी आस्था बदलती रहती है, पहले किसी और दल में रहे, कहीं और रहे, टिकट नहीं मिल रहा है या वहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं तो फिर विकल्प देखा कहीं और चले आए। तो आस्थाएं जो हैं, आपकी निष्ठा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हैदरगढ़ के किले पर 2022 में होगा किसका कब्जा? तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह की विधानसभा पर जनता देगी किसको आशीर्वाद? कभी अरविंद सिंह गोप ने फहराया था समाजवादी का परचम, अब है भाजपा का भगवा राज। सपा के गौतम रावत 2 सालों से क्षेत्र के घर घर में बना रहे हैं अपनी पहचान। हैदरगढ़ के लोगों के बीच ही बना रहे अपना घर, अपना मकान। देखिए द इंडियन ओपिनियन का लोकप्रिय शो कौन बनेगा एमएलए। हमारे साथ गौतम रावत मौजूद हैं जो कि हैदरगढ़ में समाजवादी पार्टी की ओर से काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं और हैदरगढ़ वो विधानसभा है जहां से कभी राजनाथ सिंह बतौर मुख्यमंत्री चुनाव लड़े थे। बहुत ही चर्चित क्षेत्र है पूरे जनपद का हैदरगढ़। गौतम रावत ने कम समय में इस हैदरगढ़ विधानसभा में एक मजबूत पहचान अपनी बनाई है। युवा हैं, नौजवान हैं। गौतम जी, आप का जो राजनीतिक सफ़र है, किस तरह से आप सियासत की ओर आपका झुकाव हुआ, और राजनीतिक सफ़र की शुरुआत के पहले हम चाहेंगे कि आप जनता को बताएं कैसी रही आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, कहाँ के आप रहने वाले हैं, शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ से हुई और कैसे धीरे धीरे आप सामाजिक जीवन में आगे बढ़े? जी नमस्कार दीपक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जो आज मीडिया के इस कार्यक्रम में आपने हमें शामिल किया। देखिए, राजनीतिक तो मेरी पृष्ठभूमि नहीं रही है, लेकिन अगर परिवार में देखा जाए तो एक सिंपल परिवार से हम हैं और सिंपल परिवार में होने के नाते एक बिजनेस व्यापार से बराबर जुड़े रहे। और 2012 में जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सरकार बनी, पहली बार मुख्यमंत्री अखिलेश भैया बने, और वैसे नेताजी भी मुझे काफ़ी समय से पसंद है। उनकी अच्छी राजनीति जो रही है, अभी तक कोई उस तरीके की कोई समस्या नहीं आई है या समस्याओं में घिरे नहीं है। राजनीति को लेकर साफ़ सुथरी राजनीति रही है, इसलिए मुझे समाजवादी पार्टी सबसे पहले से पसंद भी थी। और जब युवा चेहरा एक मुख्यमंत्री बने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया, तो उन्होंने इतना कर दिखाया इस उत्तर प्रदेश के लिए कि अपने आप को मैं रोक नहीं पाया राजनीति में आने से। और लोगों, और इसी के साथ साथ मुझे एक चांस भी मिल गया उसमें चुनाव का, अभी उपचुनाव में, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मेरा एक सहयोग रहा उस चुनाव में और काफ़ी ज़्यादा लग के मेहनत किए, तो और ज़्यादा सक्रियता बढ़ गई राजनीति की ओर। आपका पैतृक गांव कौन सा है? हम पहले चाहेंगे दर्शक हमारे जाने। पैतृक गांव हमारा ये सराय से एक नंदपुर पड़ता है, जो आपके सतरिक रोड पे पड़ता है। नवाबगंज विधानसभा में है ये? जी नहीं, ये हमारे इसमें आता है, लखनऊ से आते हैं। अच्छा, लखनऊ से आते हैं। जी। दूसरी जो हमारा एक देवा चिन्हट रोड पे, वो एक आवास भी है, कार्यालय भी है और होटल भी है, वो हमने अपना बना रखा है। वहाँ पर बिजनेस व्यापार की दृष्टि से हम देवा रोड पे। और अब आप हैदरगढ़ में भी अपना आवास बना रहे हैं? जी। हैदरगढ़ में राजनीति करने के साथ ही आप यहाँ के निवासी भी हो रहे हैं? बिल्कुल। इसमें क्या है कि कहीं पर भी अगर आप जाएंगे तो सबसे पहले अपना ठिकाना बनाएंगे। अपना जब ठिकाना आप बनाएंगे तब जाके आगे वहाँ से राजनीति कर पाना या कोई बिजनेस व्यापार कर पाना जो भी है, तो आपके लिए सुविधाजनक होगा आने जाने। अच्छा, क्या छात्र जीवन में भी कभी राजनीति की ओर आगे बढ़ना हुआ आपका? छात्र जीवन, सियासत में इंटरेस्ट कैसे, राजनीति में कैसे इंटरेस्ट जागा मन में आपके? राजनीति तो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देखकर ही 2012 में, यानी आपकी पहली पसंद समाजवादी पार्टी रही? पहली पसंद समाजवादी पार्टी रही और
आखिरी पसंद भी यही ही रहेगी, क्योंकि यानी गौतम रावत उन लोगों में से नहीं है जिनकी निष्ठाएं बदलती रहती हैं, जिनकी आस्था बदलती रहती है, पहले किसी और दल में रहे, कहीं और रहे, टिकट नहीं मिल रहा है या वहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं तो फिर विकल्प देखा कहीं और चले जाए। तो आस्थाएं जो हैं, आपकी निष्ठा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये एक अच्छी बात इन्होंने कही है कि इनकी पहली निष्ठा समाजवादी पार्टी की ओर है और पहली पसंद जो राजनीतिक दल में, किसी दल में और एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में जो इनकी फर्स्ट चॉइस रही वो समाजवादी रही, समाजवादी पार्टी रही। और खैर गौतम जी, आपने बताया अपने बारे में और अब आप हैदरगढ़ के चुनावी समर में कूद पड़े हैं। जी जी जी। और मैं देख रहा हूँ कि पूरे क्षेत्र में ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहाँ आप दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। कोने कोने पर आपकी होर्डिंग्स लगी हैं, जगह जगह आपकी फ़ोटो लगी हैं और मुझे लग रहा है कि ये पूरी विधानसभा जो है इसके शायद हर गांव में आप जा चुके हैं। जी लगभग। कब से आप कितने महीनों से यहाँ सक्रिय हैं? देखिए, जब से ये उपचुनाव जीता गया है, उपचुनाव जीतने के जस्ट बाद से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से उसके बाद मिले, जीतने के बाद उसी समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यहाँ के लिए निर्देशित किया कि अपनी हैदरगढ़ विधानसभा की तैयारी आप आपकी करिए मजबूती से। हमने भाई ये बात रखी कि सुरक्षित सीट होने के नाते हमने हैदरगढ़ को चुना, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आशीर्वाद लिया और तब से ही बराबर इसमें लग गए हैं। उनका एक ही कहना था कि आपको 2 महीने आपको दिखें, 2 साल ना दिखें, इस हिसाब से आपको मेहनत करनी है कि 2 साल भाई दूर है अभी चुनाव 22 और आपको लगे कि 2 महीने में है, तो उस तरीके से उनका आदेश एक था। तो उस आदेश के अनुसार हमने हर एक जगह जाने का काम किया। बीच में कोविड का भी समय बीता और उस समय भी हम लोग शांत बैठे नहीं, हर एक जगह जो सुविधा पहुंचानी थी उसमें भी अहम भूमिका निभाई सभी समाजवादी साथियों ने। तो एक राजनीतिक पृष्ठभूमि ये हमारी धीरे धीरे बन गई और 2 साल का यहाँ पे अनुभव हो गया, तो सभी से मुलाकात लगभग हो ही चुकी है। लगभग 2 वर्षों से आप हैदरगढ़ में काम कर रहे हैं। बिल्कुल काम कर रहे हैं। अभी भी 2 मीटिंग अभी हमने की हैं, काफ़ी बड़ी मीटिंग हो गई हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पब्लिक एक तरफ यही चाह रही है। आज इतना नाराज़गी भारतीय जनता पार्टी से लोगों में है कि समाजवादी पार्टी के पुराने दिन उनको याद आ गए कि देखिए कितना अच्छे थे हम और आज कितना ठगे गए हैं, कितना शिकार हुए हैं लोगों के। तो पूरी तरीके से समाजवादी अच्छा, एक चुनौती आप अभी तो प्राइमरी लेवल पर आप काम कर रहे हैं, क्योंकि जब टिकट क्लियर हो जाएगा तो आपके लिए एक लक्ष्य स्पष्ट हो जाएगा कि साहब अब टिकट हो गया है, अब तो लड़ना ही है। बिल्कुल। तो अभी पहली प्रतिस्पर्धा है टिकट की प्रतिस्पर्धा। ऑलरेडी यहाँ पर राम मगन रावत जो हैं, जो एक्स MLA हैं आपके, और उनके पिताजी एक बड़े नेता और राष्ट्रीय स्तर के समाजवादी पार्टी के नेता माने जाते हैं। राम सागर जी कई बार MP रहे, उनके पुत्र कई बार MLA भी रह चुके हैं। तो एक कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, और चूँकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल है, तो जाहिर सी बात है कि जिन दलों का जलवा होता है उनमें टिकट के लिए भाई संघर्ष भी होता है, ज़्यादा लोग चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो प्रतिस्पर्धा आपके सामने है, और पहला द्वार तो यही है जिसे आपको फतेह करना है, टिकट का द्वार। तो इस द्वार में क्या देख रहे हैं, क्या संभावना है? क्योंकि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, 2 सालों से आप काम कर रहे हैं यहाँ पे। 2 सालों का एक बड़ा समय होता है, काफ़ी समय आपने यहाँ दिया, काफ़ी संसाधन भी आपने यहाँ खर्च किए। तो ये इसको लेकर कितना आश्वस्त हैं आप? देखिए, रामसागर रावत जी बहुत शीर्ष नेता रहे और बुजुर्ग भी हैं। समाजवादी पार्टी की नींव का पहला ईंटा भी माना जाता है कि वो नींव में ही हैं। तो बराबर से लेके अब तक के उन्होंने जो उनका आशीर्वाद भी मिल रहा है आपको? आशीर्वाद लिया आपने उनका? बराबर आशीर्वाद लिया, घर भी गए, आशीर्वाद भी लिया। तो एक अच्छे नेता, उनसे कहा कि आपको उसी तरह आशीर्वाद दें जिस तरह अपने बेटे को देते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। बाकी उन्होंने ये भी कहा है कि भाई अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको अपना पसंद करेंगे, जिनकी कार्यशैली अपनी अच्छी रहेगी, जो अपना पब्लिक में जितना ज्यादा उनसे आशीर्वाद मांगना तो बिल्कुल उसी तरह है कि भाई कर्ण से जाके कवच कुंडल मांग लेना कि अब आप आशीर्वाद हमें दे दीजिए, या भीष्म पितामह से ही पूछ लेना कि अब आप बताइए कि कैसे हमारी विजय होगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। लेकिन कहीं ना कहीं वो समाजवादी चिंतक थे शुरू से, और ये
बाबूराम सेवक जी की, स्वर्गीय बाबूराम सेवक जी की भी धरती कही जाती है और स्वर्गीय बेनी बाबू की धरती है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी आज बाराबंकी में पूरी तरीके से शुरू से लेके ये समाजवादियों का ही गढ़ माना जाता है। और हैदरगढ़ विधानसभा जिसमें से सबसे ज़्यादा बाहुल्य क्षेत्र, ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र होते हुए भी समाजवादी सीट बहुत अच्छी निकली है। मंत्री जी बने हैं, माननीय अरविंद सिंह गोप जी यहाँ से मंत्री भी बने हैं, विधायक भी रहे हैं। उन्होंने ही यहाँ से खाता खोला है इस समाजवादी पार्टी का, तो उनसे भी अच्छा आशीर्वाद मिला और जनता से भी बहुत अच्छा ढेर सारा प्यार, स्नेह सब मिल रहा है। और लोग बिल्कुल इच्छुक हैं कि आप यहाँ पर मजबूती से लड़ें और जनता पूरा खुल के सहयोग कर रही है। जिले में जितने भी अक्सर बड़े दलों में होता है कि कई गुट हो जाते हैं कई बार। जी जी। यहाँ भी समाजवादी पार्टी में भी कई कैंप हैं, एक गोप साहब का कैंप है, एक राकेश वर्मा का कैंप है। जी जी। और कभी कभी उसमें सुरेश यादव और एमएलसी राजेश यादव राजू कभी राकेश वर्मा के निकट दिखाई पड़ते हैं, कभी कभी गोप जी के यहाँ भी दिखाई पड़ते हैं। लेकिन एक विभाजन स्पष्ट तौर पे है। ऐसे में जो लोग, जो यंग लोग हैं, नए लोग हैं, या जो भी पार्टी में पकड़ धीरे धीरे बना रहे हैं, उनके लिए बड़ा एक धर्म संकट है साहब। कौन सी किसका पैर पकड़े, कौन सी कुर्सी मजबूती से पकड़े। ऐसा ना हो कि किस नेता को हमने पकड़ रखा है वो नेता कहाँ में ले जाए, सफलता की ओर ले जाए या विफलता की ओर ले जाए। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को भी कई बार कुछ कठिनाइयाँ आती होंगी कि कैसे चारों कोनों को कैसे हम बैलेंस करें और सभी जो हमारे पावरफुल लोग हैं उन सबको कैसे संतुष्ट करें कि कोई बाधा ना उत्पन्न हो और सबका सहयोग मिल जाए। जी जी। देखिए, हमारी बाराबंकी में समाजवादी पार्टी में ऐसी कोई गुटबाजी विशेष है नहीं और अपनी अपनी प्राथमिकता हर एक अपने विधानसभा में सबकी रहती है। और एक दूसरे का, आपको ये भी हम बता दें, अभी तक राम सागर जी के खिलाफ कभी किसी ने, कोई मजबूत प्रत्याशी ने टिकट ही नहीं मांगा। तो एक दूसरे के सम्मान के लिए लोग बराबर रहे हैं। अभी तक ना तो ऐसा कुछ हुआ है यहाँ पर। और गुटबाजी रही बात, तो गुटबाजी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं किसी भी हर एक पार्टी में देखने को मिलता है, बट ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक रिजर्व है। उनका अपना रामनगर रिजर्व है, तो दरियाबाद रिजर्व है, तो सब अपने अपना तैयारी कर रहे हैं। गुटबाजी ऐसी कोई नहीं है। मुझे तो सारे नेताओं का प्यार, स्नेह, सम्मान सब मिल रहा है। इसमें अभी तक मुझे कोई गुटबाजी का कुछ दिख। ये बताइए गौतम जी, हैदरगढ़ आपने चुना है जी, और इसको अब आप अपनी कर्मस्थली बना रहे हैं। जी जी। इस क्षेत्र को, एक बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर सैकड़ों ग्राम पंचायतें हैं। जी जी। क्या आपने अनुभव किया, क्या आपने देखा, इस क्षेत्र की क्या ज़रूरत है, किन मोर्चों पर ये क्षेत्र अभी भी पीछे है, बैकवर्ड है, और कौन से वो पॉइंट्स हैं जो आपने आइडेंटिफाई किए होंगे कि साहब इन पॉइंट्स पे हम काम करेंगे, हैं वो शिक्षा के विषय हों या रोज़गार के विषय हों, स्वास्थ्य के विषय हों, तो वो वीक पॉइंट्स आपने कौन कौन से चिन्हित किए हैं, आइडेंटिफाई किए हैं, जिस पे आप कुछ यहाँ की जनता के लिए करना चाहेंगे। और लोग जानना चाहते हैं, पब्लिक भी जानना चाहती है कि जो हमारे यहाँ लोग चुनाव लड़ने आ रहे हैं तो वो इस क्षेत्र का कैसा अध्ययन किए हुए हैं, क्या समझ उन्होंने विकसित की है, तो पब्लिक को पता चले कि हैदरगढ़ को आपने कितना जाना समझा है। जी जी। देखिए, हैदरगढ़ विधानसभा से एक मुख्यमंत्री जी भी रहे हैं, राजनाथ सिंह जी, मंत्री गोप जी भी रहे हैं यहाँ से, और काफ़ी चर्चित विधानसभा है। जिस हिसाब से चर्चित विधानसभा और एक मुख्यमंत्री का चेहरा यहाँ से निकला, अब आप समझ लीजिए उस हिसाब से यहाँ पर विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। एक मुख्यमंत्री जिस विधानसभा से बन के जाता है तो विकास की एक हिसाब से पूरी गंगा बह जाती है। हर एक जगह, एक चाहे रोड हो, चाहे कॉलेज हो। देखिए, अब नेशनल हाईवे आपका सुल्तानपुर रोड, ये नेशनल हाईवे है। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा एक बलिया एक्सप्रेस भी यहाँ पर मिला। ये सब मिलते हुए भी अभी विकास नहीं हो पाया। जैसे कि एक हॉस्पिटल देखा जाए तो सबसे 50 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से लखनऊ पड़ता है, 40 से 50 किलोमीटर की दूरी बाराबंकी की भी पड़ती है, और इतनी आबादी वाला क्षेत्र, यहाँ पर एक अच्छा हॉस्पिटल, कम से कम नहीं बहुत बड़ा,
तो 100 बेड का हॉस्पिटल एक होना चाहिए, जो मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि यहाँ पे एक हॉस्पिटल हो जाने से काफ़ी लोगों को एक सुविधा मिलेगी मेडिकल विभाग में। और उसके साथ साथ देखिए, जैसे बच्चों को स्कूल कॉलेज तो हैं, लेकिन कोई टेक्निकल कॉलेज ऐसा नहीं है जिससे बच्चे इंजीनियरिंग की तरफ बढ़ें और कुछ आगे विकास हो, रोज़गार मिले। तो रोज़गार तभी मिलेगा जब टेक्निकल शिक्षा का एक टेक्निकल कोई इंस्टीट्यूट या बड़ा कॉलेज यहाँ पर आए। तो प्राथमिकता तो एक युवाओं के उसके लिए है, भविष्य के लिए। दूसरा, एक मेडिकल सुविधा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और अभी अप्रोच के लिए बीच में ये गोमती नदी भी जाती है यहाँ से, तो हमने जो आकलन किया आपने उससे देखा है, तो अभी गोमती नदी पर 1 से 2 जगह पर अभी पुल की भी आवश्यकता है। समाजवादी पार्टी में 2 पुल यहाँ पर मिले हैं, लेकिन अभी भी आवश्यकता है जिससे कनेक्टिविटी अच्छी हो जाए, तो ये पूरी विधानसभा का काफ़ी दूर का सामना न करना पड़े। अभी भी बहुत पिछड़े गांव ऐसे पड़े हैं जिनमें अभी रोड, सड़क, बिजली की सारी व्यवस्थाएं बाकी पड़ी हैं, काफ़ी गरीब। जबकि हैदरगढ़ एकदम लखनऊ से लगा हुआ है और लखनऊ बॉर्डर को बिल्कुल ये टच करता हुआ क्षेत्र है। तो विकास की कहीं ना कहीं जो समग्र दृष्टि यहाँ के जनप्रतिनिधियों को यहाँ पर दर्शाने की ज़रूरत थी, कुछ कमी रह गई। वो उस दृष्टिकोण से यहाँ का विकास वो नहीं करा पाए, और जो विकास की रफ्तार होनी चाहिए थी उसमें काफ़ी पीछे रह गया हैदरगढ़। हाँ, काफ़ी पीछे रह गया हैदरगढ़। अब आप विकास की दृष्टि से तो काफ़ी पीछे है। यहाँ पर एक चीनी मिल यहाँ पर जो मिली राजनाथ सिंह के समय में, उस चीनी मिल में भी देखा जाए तो कोई भी यहाँ का लोकल का कार्यकर्ता, लोकल का कोई जॉब किसी को नहीं मिली जिससे यहाँ पे रोज़गार मिले, कुछ आगे बढ़े। तो रोज़गार का ऐसा कोई साधन नहीं है। अब जैसे सबसे अगर विकास बढ़ता है तो लोगों के पास अगर रोज़गार होता है, काम होता है, तभी विकास वहाँ पर बढ़ता है। और बाकी तो नेशनल हाईवे है ही है। विकास जिस हिसाब से होना चाहिए, अदर आप हट के जाते हैं तो बड़ी अभी दिक्कत है। जबकि एक बहुत बड़े महानगर, लखनऊ महानगर से लगा हुआ क्षेत्र है, एक बहुत बड़ी मार्केट है लखनऊ। अगर यहाँ पर उद्योग डेवलप हो, यहाँ पर प्रोडक्शन यूनिट्स लगे, तो उन चीज़ों के लिए बाजार उपलब्ध है। एक बड़ा बाजार लखनऊ के रूप में उपलब्ध है। और आप तो चूंकि लखनऊ से जुड़े रहे, क्या आप देखते हैं कि एक इंडस्ट्रियल एरिया भी विकसित होना चाहिए यहाँ पर, जिससे यहाँ पर उद्योग लगे तो स्थानीय लोगों को प्राथमिकता तो इसी की है कि एक उद्योग यहाँ पे ऐसा लगे जिसमें यहाँ के लोकल लोगों को रोज़गार मिले। हम कह रहे हैं अगर 40 से 50 परिवार भी वो हो जाते हैं तो उसमें काफ़ी वो हो जाता है। छोटे छोटे उद्योग भी लग जाते हैं तो भी काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलता है। इंटीरियर में बहुत दिक्कत है। ये तो एक कस्बे में आप चल रहे हैं तो थोड़ा सा आपको लग रहा है, लेकिन इंटीरियर में लोगों को बहुत दिक्कत है। काफ़ी दूरी का भी सामना करना पड़ता है और नियरेस्ट में कोई रोज़गार संबंधी चीज़ नहीं है। लोग यहाँ के बहुत से मुंबई में लोग हैं, यहाँ से दुबई में लोग हैं, मुस्लिम बेल्ट जितनी है वो दुबई, सऊदी, ये सब है। यानी अपना वतन छोड़ के लोगों को जाना पड़ रहा है एक रोजगार। अगर यहाँ पर उपलब्ध होती व्यवस्थाएं तो शायद लोग अपना घर छोड़ के बिल्कुल ना जाते। गौतम जी, जब भी चुनाव होते हैं, खासतौर पर विधानसभा चुनाव, तो जो राज्य स्तर के मुद्दे हैं, जो पार्टी की विचारधारा है, पार्टी के एजेंडे हैं, उसके अलावा कैंडिडेट का अपना व्यवहार, कैंडिडेट की अपनी बातें, क्षेत्र में उनका जो अपीयरेंस है, लोगों के दिलों में उन्होंने क्या जगह बनाई है, वो बहुत मायने रखता है। क्योंकि कई बार आप देखते हैं कि भाई जहाँ बड़े बड़े नेताओं ने मीटिंग भी की, मेहनत भी, काम भी किया, वो सीटें भी कई बार लूज कर जाते हैं। तो आप व्यक्तिगत तौर पर आपकी अपनी क्या किलेबंदी है, क्षेत्र में भी और लोगों के दिलों में भी? क्योंकि पार्टी के लिए टिकट देना एक बड़ा फैसला है। कई लोग टिकट मांग रहे हैं। तो अगर आपको ये अवसर मिल जाता है तो उसका सदुपयोग आप किस रूप में कर पाएंगे और उसको सार्थक किस रूप में कर पाएंगे? तो फील्ड पे आपने कितनी मेहनत की है और पब्लिक के दिलों में आपकी कितनी जगह है? यहाँ जितने भी आपके बूथ हैं, बूथ लेवल पर आपकी क्या तैयारी है? देखिए, पार्टी पूरी तरीके से एक मन बना चुकी है यहाँ के लिए, और जो भी अब से पहले रहे लोग वही रिपीट होते गए। इसलिए उन्होंने कोई नया विकास देखिए, जब तक परिवर्तन नहीं होता है तब तक विकास संभव नहीं होता है। तो जब परिवर्तन, अब सीट जैसे परिवर्तन हो, जिस उत्सुकता से हम
क्षेत्र में लगे हैं, आज 2 साल हो गया है हमको, एक तरफ से चाह रहे हैं कि हर एक जगह की समस्या सुन रहे हैं, हर एक बूथ पे जा रहे हैं, हर लोगों से मिल रहे हैं। आज इसी के जरिए काफ़ी बड़ी मीटिंग में, जिसमें अभी यहाँ पर हमारे को लेकर काफ़ी लोग बिल्कुल उत्सुक हैं कि नहीं आपको टिकट मिले, और हम चाहते हैं कि यहाँ पर सीट का एक परिवर्तन हो। काफ़ी दिनों से वही लोग स्थापित हैं जो विकास की उसमें काफ़ी दिक्कत आ रही, जो अभी विकास करना नहीं चाहते हैं। कुछ होते हैं लोग जो जिनकी निधि भी वापस चली जाती है, वो भी पूरा पैसा निधि का भी, क्योंकि हैदरगढ़ में कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई मतलब ऐसा लगता है कि यहाँ पर दूरदृष्टि का अभाव रहा यहाँ के जनप्रतिनिधियों में। लखनऊ के निकट होते हुए भी यहाँ का जो मानव संसाधन है, जो ह्यूमन रिसोर्स है हमारा, हम उसको स्किल्ड नहीं बना पाए कि वो लखनऊ के मार्केट का फ़ायदा ले ले। लखनऊ में बहुत बड़ा मार्केट है, यहाँ से हम तमाम वस्तुएं बना के लखनऊ में बेच सकते हैं, यहाँ से लखनऊ में हम बहुत चीज़ों की सप्लाई कर सकते हैं। तो एक बड़ा मार्केट होते हुए भी हमारे हैदरगढ़ में गरीबी है, पिछड़ापन है, लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय है हैदरगढ़ में बहुत कम है, बहुत कम है। देखिए, इसका सबसे बड़ा एक ये है कि यहाँ पर टेक्निकल शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव रहा है। कोई टेक्निकल शिक्षा का यहाँ पर ना तो कोई बड़ा कॉलेज तो आपने ये सारे पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं। जी, जब टेक्निकल शिक्षा होगी तभी जाके आगे कुछ चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग होगी और उद्योग में काम करेंगे। उद्योग में काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि विकास, यहाँ के लोकल लोगों से बात करके, यहाँ के जो बौद्धिक लोग हैं या जो गांव देहात में रहने वाले समझदार लोग हैं, उनसे चर्चा करके क्या कोई यहाँ के लिए एक कोई विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं कि भाई हैदरगढ़ की क्या क्या डिमांड्स हैं और हैदरगढ़ के विकास का रोड मैप क्या होगा, हैदरगढ़ के विकास का एक जो है खाका खींचा जाए, एक तैयारी की जाए कि हैदरगढ़ में ये चीज़ें देनी हैं, ऐसे ऐसे देनी है, इतनी जनसंख्या है तो हैदरगढ़ में इतनी जनसंख्या है तो इतने लोगों को इस तरह से हम रोज़गार की ओर ले जाएं या उनकी क्षमताओं को विकसित करें, उन्हें उद्यम से जोड़ें कि वो स्वरोजगार करें, क्योंकि हर किसी को नौकरी देना भी संभव नहीं होता है। तो आप स्वरोजगार की ओर लोगों को जोड़ें। इन सब विषयों पर भी बात हो रही है यहाँ के लोगों से? नहीं, बिल्कुल बात हो रही, हर जगह जा रहे हैं लोग, कोऑपरेट भी कर रहे हैं और लोग जान भी रहे हैं कि अब समाजवादी पार्टी जब आएगी तो विकास की ऑटोमेटिक सारी सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी। जैसे कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया की सरकार में इतने लोगों को रोजगार मिला, शिक्षा की तरफ प्रोत्साहित किया गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर डेवलप की गई हैं, तैयार की गई हैं, जिससे आम जनमानस बिल्कुल पूरी तरीके से स्वस्थ रह सके। शिक्षा पर भी, चिकित्सा पर भी, हर चीज़ पे विकास किया गया। यहाँ पर अभी जो है हैदरगढ़ में, एक तो 7 सालों में जितना भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर नुकसान किया है, पूरे देश में नुकसान किया है। आज चाहे वो शिक्षा हो लीजिए, आप चाहे चिकित्सा हो लीजिए, चाहे प्रशासन हो लीजिए, चाहे शासन हो लीजिए, कोई एक दूसरे की सुनने वाला यहाँ पर नहीं है, सिवाय तानाशाही हो रही है। तो ये विकास की जो रफ्तार है तो रुकी पड़ी है। जब से मोदी सरकार यहाँ पर आई है, 2014 से बीजेपी की सरकार बनी है, तब से विकास पूरी तरीके से रुका पड़ा है। एक तो ये सबसे बड़ा कारण ये है। अगर समाजवादी पार्टी दोबारा रिपीट कर गई होती उस समय, तो आज कुछ अलग ही नज़ारा यहाँ का होता है हैदरगढ़ का। बीजेपी ने जिस तरह से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई, यूपी में बड़ी सफलता उनको मिली, आपकी सरकार को सत्ता से हटाया उन्होंने और काफ़ी ज़्यादा अंतर से उन्होंने अपनी सत्ता कायम की। हैदरगढ़ की सीट भी भाजपा के पास है। जी। और यहाँ पर जो भाजपा के विधायक हैं वो भी काफ़ी पुराने और ज़मीनी नेता माने जाते हैं। जी। आपके सामने यहाँ की सीट जीतना आपको क्या लग रहा है, आसान होगा? देखिए, कहते हैं ना कि सांप के बिल में एक बार हाथ डाला जाए और सांप डस ले तो दोबारा शायद ये जनता उस बिल में हाथ डाल, बीजेपी के बिल में हाथ डालने की हिम्मत नहीं करेगी। वही हो रहा है। एक बार ठगी हुई जनता अब दोबारा से शिकार नहीं होगी बीजेपी की। किस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया भाई, एक बार तो प्रधानमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, तो दोबारा से बनने के लिए 5 साल तो बिताने हैं। तो जनता वही 5 साल का इंतज़ार कर रही है। समाजवादी पार्टी आने पर पुरजोर सरकार बननी है। 300 प्लस का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लक्ष्य है, उससे भी पार करके हम लोग जाएंगे समाजवादी पार्टी में।
और बहुत मजबूती है। एक बार कोई भी पब्लिक को कहते हैं काठ की अंडी बार बार नहीं चढ़ती, तो एक बार चढ़ गई है तो ठीक है। जनता ने विश्वास किया, भरोसा किया कि और भरोसे पे पूरी तरीके से सरकार फेल निकली, ठगने का काम कर लिया। लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। तो आपने सुना गौतम रावत को, और एक चेतावनी भी है इनके पास बीजेपी के लिए कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, और बड़ा कॉन्फिडेंस है इनके पास और आत्मबल के साथ तैयारी कर रहे हैं हैदरगढ़ विधानसभा से। और फिलहाल पार्टी के बड़े नेताओं का आशीर्वाद भी इनको चाहिए कि इनका टिकट यहाँ पर अभी पक्का होना है, और टिकट पक्का होगा तो टिकट पक्का हो जाएगा तो इनका दावा है कि जीत भी पक्की हो जाएगी, और जीत पक्की होगी तो ये भी इनका दावा है कि हैदरगढ़ के लोगों का विकास, उनका भाग्योदय भी पक्का हो जाएगा, क्योंकि हैदरगढ़ के विकास का पूरा रोड मैप इनके मुताबिक इन्होंने तैयार किया है, पूरी योजना बनाई है, क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं का कैसे समाधान होना है, इस सारे विषय पर इन्होंने एक पूरा काम किया है हैदरगढ़ में। तो हमारी शुभकामनाएं, और द इंडियन ओपिनियन के साथ आप बने रही। इसी तरह से बाराबंकी के, उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा की तस्वीर, हर विधानसभा की जो वहाँ पर जो सियासी संग्राम वहाँ पर चल रहा है, चुनाव के पहले जो चुनावी लड़ाई वहाँ पर लड़ी जा रही है, टिकटों की भी लड़ाई लड़ी जा रही है, वो सारी रोचक खबरें हम आपको दिखाएंगे। धन्यवाद।